जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल @official_RWM पर। साथियों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था नप्पा सालकाल न्यूलिथिक एज, उसके बारे में आपको विस्तार से सारी चीजें बताई थी। तो आज हम एक नए जोश के साथ में शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो मैं पिछला पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लासों में, एक दो क्लासों में, उसको प्रॉपर तरीके से एक कॉपी पर नोट करते चलिए और उसको एक बार रिवाइज करते चलिए साथ ही साथ। जिससे क्या होगा, आपको पिछला जो पढ़ाया हुआ है वो सब थोड़ा बहुत याद रहेगा और अगली क्लास प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। अदरवाइज आप बीच में से क्लास देखते हैं तो आपको थोड़ा समझ में कम आ सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करते हैं आज की स्टार्ट क्लास प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा आपको। सही कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते चलिए। तो स्टार्ट। बात चल रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसके नाम है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये उसके कुछ नाम है, लिख लो आप, मैं लिखा देता हूं आपको, इंपोर्टेंट है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता में, इस सिंधु सभ्यता के अंदर जो मानव था उसको ब्रॉन्ज का, कांसे का नॉलेज हो गया था और कांसे के सिक्के वगैरह ये काफी प्रचलन स्टार्ट हो गया था। एक चीज इसकी मैं आपको लिखाता हूं। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि इसकी जो समयावधि है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, इसकी यहां पे लिख देता हूं मैं समयावधि। छब्बीस सौ ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ये मैन है, ऑथेंटिक है। इसके अलावा और भी अलग अलग जो है विद्वान हुए, उन्होंने अपना अलग अलग जो है समयावधि इसकी बताई है। वो मैं आपको आगे चल के लिखा दूंगा। आगे चल के इसमें बात करेंगे हम इसके भौगोलिक विस्तार की। इसका भौगोलिक विस्तार क्या था, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना। उल्टा बन गया थोड़ा सा, क्योंकि अपनी बुक्स की नॉलेज बुक्स में ये अलग तरीके से होता है। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूं, रीडिंग के हिसाब से चलते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, इस तरीके से। देखिए इसमें क्या है, जो इसका भौगोलिक विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का,
वो उत्तर में जो है, उत्तर वाला क्षेत्र है, इसमें एक मांडा जगह है, मांडा, जम्मू के अंदर, यहां पर मांडा स्थान है जम्मू में, वहां तक इसका विस्तार है उत्तर में। और दक्षिण में जो आपका साउथ एरिया पड़ता है, देमाबाद जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, देमाबाद, महाराष्ट्र, एमएच, यहां तक ये इसका क्षेत्र फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। और आपका पूर्व से पश्चिम में इसका जो क्षेत्र फैला हुआ है वो है पश्चिम में सुतकांगल डोर से लेकर के पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक। तो पूर्व में आलमगीर, आलमगीर जगह है यूपी के अंदर पड़ती है, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां तक फैला हुआ है। और इधर सुतकांगल डोर पश्चिम में, सुत कांगे डोर, ये यहां तक इस क्षेत्र तक इसका जो है विस्तार फैला हुआ है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर जगह इतनी है, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। ये जो आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये मेरठ जिले में पड़ता है, मेरठ, आप नीचे लिख लीजिए मेरठ। जैसे देहाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये मांडा जम्मू के अंदर पड़ता है उत्तर में, और पश्चिम में सुतकांगडोर। थोड़ा जुकाम हो गया है, आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है अभी, आप मैनेज करना, 1-2 दिन की बात है, फिर सही हो जाएगा। कोल्ड आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको साफ करता हूं थोड़ा सा। साथ ही साथ मैंने बोला है, आपको पहले ही बोला है कि जो भी है उसको एक साथ में कॉपी करते चला करो, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। और आप साथ ही साथ नोट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कि नोट्स भी बन जाएंगे आपके प्रॉपर तरीके से, आपको महसूस भी नहीं होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में की थी। जो इंपोर्टेंट फैक्ट है लिखिए, सिंधु सभ्यता का पता लगाया, सबसे पहले किसने लगाया? चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन। कब लगाया पता? 1826, 1826 ईस्वी में। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, सबसे पहले इसने पता लगाया था। उसके बाद में 1921 में, सेकंड फैक्ट में 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता की खोज की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री में आपको पता है थोड़ा लिखने ज्यादा पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं है। आप लेकिन आप एक बार लिख लेंगे तो आपको किसी भी बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी नोटबुक को उठाएंगे एग्जाम टाइम पर, और आपको उसको 4 बार 5 बार एक बार रिवीन कर देंगे, परफेक्ट आपको लर्न हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बताया है कि जो मैं आपको जीके जीएस का, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो
ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, या आपका संविधान में से कोई क्वेश्चन हो, और आपका पॉलिटी में से हो, या आपका इकोनॉमिक्स में से हो, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा। इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बस करना इतना ही है आपको कि जो कुछ मैं लिखा रहा हूं उसको आप बस नोट करते चलिए प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी इसको आर डी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। आर डी बनर्जी बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो खोज की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए। उसमें से पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में से आगे हम चलते हैं। इसमें एक चीज और है, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें जो घर और नगर, जो घर बसाए थे उन्होंने, आर्यों ने, वो घर जो है ग्रिड सिस्टम में बसाए थे, ग्रिड पद्धति के अंदर। कभी कभार एग्जाम पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों का निर्माण था वो किस पद्धति में हुआ था, तो वो ग्रिड पद्धति में आता है। उसको आप नोट कर लीजिए, छोटा सा ही है। लिखिए, नगरों व घरों के विन्यास, नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति के लिए ग्रिड पद्धति। यस, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत के अनुसार बताया है। वो तीन उसमें है तो काफी, लेकिन मैं उसमें से आपको तीन चार जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो लिखा देता हूं। आप एक बार नोट कर लीजिए उनको भी, या आपने कॉपी कर लिया होगा। मैंने बोला एक बार साथ ही साथ कॉपी करते चलिए, जिससे कि आप वीडियो भी लंबी नहीं बनेगी और आप आसानी से इसको कॉपी करते जाओगे। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बस यही चीज है कि आप कॉपी साथ जरूर करते चलना। अगर आप इसको नोट नहीं कर पाओगे तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। फिर चलिए, मैं आप एक सारणी बताता हूँ स्मॉल टाइप की, आप उसी के अकॉर्डिंग आप नोट कर लेना। एक तरफ डालो विद्वान और एक तरफ निर्धारित काल। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता का सभ्यता का काल निर्धारण, काल निर्धारण बस लिखिए। इसमें विद्वान और निर्धारण काल एक तरफ डाल लीजिए, विद्वान, और एक तरफ लिख लीजिए निर्धारण काल।
इसमें आप नोट कर लीजिए। एक तो आपके विद्वान में आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ये जो जॉन मार्शल है, इनके अकॉर्डिंग जो समयावधि है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक है। इंपोर्टेंट है। एक और है, इसमें है तो इसमें काफी, लेकिन मैंने जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वही लिए हैं। इसमें दूसरे हैं अपने अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट अर्नेस्ट मेके अर्नेस्ट मेके, इनके अकॉर्डिंग है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। एक लास्ट और है, 3 पॉइंट में लिखे, फालतू या लिखा नहीं है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तीसरा वाले हैं सीजे गैड। सीजे गैड सीजे गैड, इनके अकॉर्डिंग जो समयावधि है वो 2350 से 1700 ईसा पूर्व है। लिख लीजिए इसको भी, 2350 से 1700 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, या 1700 कर लीजिए, काफी है, 1700 ईसा पूर्व तक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है ये मेन। जो एक्चुअल समयावधि है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक है। इसके अलावा जो कुछ अलग विद्वान है, जैसे जॉन मार्शल है, अर्नेस्ट मेके है, सीजे गैड है, इनके अकॉर्डिंग जो है, जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक है। अर्नेस्ट मेके के अकॉर्डिंग 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। और सीजे गैड के अकॉर्डिंग जो है 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक है। ये आप नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। मैं इसको रेस कर देता हूं, कॉपी कर ली होगी आपने, या आप कर लीजिए, मैं थोड़ा और लिखा देता हूं, नीचे है स्पेस। जो हड़प्पा कालीन 4 बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, वो लिख लीजिए। हड़प्पा कालीन 4 नगर, हड़प्पा कालीन नगर, 4 नगर इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो मोहनजोदड़ो है, दूसरा है धोलावीरा, और तीसरा है आपका हड़प्पा और नंबर 4 है गनवेरीवाल। इसी आ जाएगा गन वेरी वाल, गनवेरीवाल। ये 4 हड़प्पाकालीन जो नगर हैं और ये इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सामग्रियां हम काटते हैं, आपने देखा होगा, इस तरह से चिड़ियासी बनाते हैं, गांव में बोलते हैं। जो स्वास्थ्य है चिन्ह है, वो भी हड़प्पा की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। वो भी आप नोट कर लीजिए, ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं, आपने कॉपी किया हुआ इसको। स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है।
स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। देन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एक और है इसमें, जो अग्निकुंड के साक्ष्य है वो लोथल और कालीगंगा से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीगंगा। काली गंगा से प्राप्त हुए। आपको बता देता हूं कि ये लोथल जो स्थान है ये गुजरात के अंदर है, और ये कालीगंगा है ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। ये कालीगंगा में और भी इसके अलावा मिले हुए जितने हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं कालीगंगा के अंदर। काली रंग की चूड़ियां इसमें यहाँ पे मिली हुई थी, इनकी वजह से इसका नाम कालीगंगा पड़ा था। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो है गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। लिख लीजिए, मुख्य फसल गेहूं और जौ। इसको यव भी बोलते हैं, यव, संस्कृत में। इसके आगे हम चलते हैं, ये आपने पुराना वाला कॉपी कर लिया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग, मिठास के लिए ये लोग क्या करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो थे ना, यहाँ के सभी प्रकृति प्रेमी थे। शहद का प्रयोग, और इसके अलावा यहां पर जो पूजा हुआ करती थी वो वृक्ष पूजा होती थी। वृक्ष पूजा, और सबसे प्राचीन भगवान शिव की पूजा पशुपति नाथ के रूप में पूजा की जाती थी। भगवान शिव की पूजा, शिव की पूजा। और इसके अलावा एक दो फैक्ट और है, मातृ देवी की उपासना, मातृ देवी की उपासना, मातृ देवी की उपासना मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो सत्ता थी ना वो मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि मातृ देवी की उपासना पर सर्वाधिक बल था, सर्वाधिक बल। उपासना पर, यहां पर आप लिख सकते हैं पर
सर्वाधिक बल, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा पशुओं में कुंवर वाला सांड जो है वो पूजनीय था। पशुओं में जो सांड होता है कुंवर वाला सांड, अर्थात हम कह सकते हैं देसी सांड जो होता है व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा, वो देसी सांड इसके हम होती है, कुंवर होती है, वही कुंवर वाला सांड जो है पूजनीय था। कुंवर वाला सांड पूजनीय। ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ जो है मृतकों का टीला है। ये आपको पता ही होगा कि जो मोहनजोदड़ो है उसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे इतना इंपोर्टेंट नहीं है, सभी जानते हैं इसको। ये आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। ऊपर से साफ कर देता हूं जब तक। मन के बनाने के कारखाने जो है मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो में चरणों से प्राप्त होते हैं। ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चरणों से प्राप्त होते हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल और लोथल व चनहुदड़ो यहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोहनजोदड़ो से ही हमें नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी का मूर्ति के साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं, वो भी मैं आपको नोट करा दूंगा। कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल है अपना, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। यहाँ पर जैसे कि राजस्थान है, वहां पर कालीबंगा है, पीलीबंगा है, और आपका गुजरात वहां पर धोलावीरा है, लोथल है, हरियाणा में बनमाली है, राखीगढ़ी है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हुलास, ये सारे क्षेत्र हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं दिखाई देता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए आप। जैसे कि एक तो राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ आप एक घंटा डाल लीजिए, क्षेत्र और संबंध स्थल, ये वेरी इंपॉर्टेंट में लिखाता नहीं। देखिए राजस्थान है, राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, मैं बताया था हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है स्थल है। और दूसरा है अपनी उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा ले लीजिए, हरियाणा है, हरियाणा में दो स्थान है, एक आपका बनमाली और राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी काफी फेमस जगह है, प्राचीन जगह है। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा स्थल। और विश्व में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो आज सिंध प्रांत में पड़ता है आज के समय में। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, बलूचिस्तान से क्षेत्र में आसपास मोहनजोदड़ो। हाँ, आगे लिखिए इसमें आप। तो हरियाणा आपका हो गया डन। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में दो स्थान है, लोथल और धोलावीरा। एक स्थान और है रंगपुर। धोलावीरा, लोथल प्लस रंगपुर। और अब आते हैं अपने जो अपना यही अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हुलास और आलमगीरपुर, ये तो आपको वैसे याद ही होगा। एक तो आलमगीरपुर है, वो लिखाया था पहले स्टार्टिंग में। आप हुलास और लिख लीजिए, हुलास और आलमगीरपुर भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है, यूपी के हैं अपने। इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर इरेज करता हूं, या ऊपर से आपने कॉपी कर लिया हुआ, इसको इरेज कर देता हूं। इसके अलावा दो स्थान और है, पंजाब और बलूचिस्तान। एक पंजाब, एक बलूचिस्तान। पंजाब में एक जगह है, संबंध स्थल है पंजाब का रोपड़, और बलूचिस्तान में है आपका सुत कांगेडोर और मेहरगढ़। सुत कांगेडोर मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था भौगोलिक क्षेत्रफल में, और मेहरगढ़। यस, ये हो गया आपका कंप्लीट यहां तक। ये जो कालीबंगा है, ये यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और इसके अलावा एक और है आपका ये बनमाली। बनमाली से हमें मिट्टी के हल जैसा जो है खिलौना प्राप्त हुआ है, बनमाली इस जगह से। इसको आप यहां नोट कर लीजिए नीचे। बनमाली जो जगह है ना, इसमें मिट्टी का खिलौना है, एक हल जैसा मिट्टी का खिलौना। हल जैसा खिलौना है, हल जैसा, हल जैसा। ये बनमाली से प्राप्त हुआ है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सबके सब आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी फैक्ट हैं सभी ऑथेंटिक हैं, और एग्जाम के मतलब से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सभी यही इसी मंच पर। तो जय हिंद, जय भारत।